Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to our last episode of Inside Scoop till Eid. Don't worry, ईद के बाद हम वापस आ जाएंगे. I am मशल खान. ये आपका आम टॉक शो, फाइनेंस शो, बोरिंग, मुश्किल उर्दू के अल्फाज वाला नहीं है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कनेक्ट करते हैं हेडलाइंस और आपकी मेहनत की कमाई को आपस में वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ हम लाते हैं आपके लिए मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़, असल इंसाइट्स और वो सब लोग जो कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई इकॉनमी का हिस्सा हैं. आज हम अनपैक करेंगे व्हाट्स मूविंग द मार्केट्स, ब्रेक डाउन करेंगे वो डेटा जो मैटर करता है और एक ऐसे गेस्ट को लाएंगे जिन्होंने इनर वर्किंग्स देखी हैं फाइनेंस की फ्रॉम द टॉप. ये आपका वीकली रिमाइंडर है. स्मार्ट मनी डजंट स्लीप एंड नाइदर डू वी. मार्केट अपडेट ये है कि थर्सडे आखिरी दिन था ऑफ द स्टॉक मार्केट अंटिल ईद हॉलीडेज. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल नेक्स्ट थर्सडे द 4th of April. तो शुरू करते हैं आज का लेसन विद द मार्केट फिप्पी लिप्पी. इफ आई कुड हैव द फिप्पी लिप्पी, थैंक यू. ओके, सो ओवर हियर इन लेट्स सी व्हाट द म्यूचुअल फंड्स वर डूइंग. म्यूचुअल फंड्स ने नेट बाइंग की है $15 मिलियन की. बैंक्स और DFIs ने नेट सेलिंग की है ऑलमोस्ट $13 मिलियन की. इंडिविजुअल्स ने $2 मिलियन की बाइंग की है. ब्रोकर्स ने अराउंड $1.5 मिलियन की सेलिंग की है. फॉरेन कॉरपोरेशंस ने $2 मिलियन की सेलिंग की है. ओवरसीज पाकिस्तानी ने $1 मिलियन की सेलिंग की है. ज़्यादा मूवमेंट आपकी म्यूचुअल फंड्स की रही है in the debt market, of course, as per usual, and आपके DFIs ने भी बहुत selling की है in the debt market. That is where our mutual funds are buying from. अगर हम यहाँ देखें तो सीमेंट से बहुत बाइंग हुई है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड. अदर देन दैट एनी लार्ज मूवमेंट्स आर के पावर सेक्टर में बाइंग किया इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट $1 मिलियन की, एंड सीमेंट में $500,000 की नेट सेलिंग की है. द फिप्पी लिप्पी इज़ रियली ग्रेट क्योंकि वो आपको एक ओवरऑल लुक देता है ऑफ एसेंशली कौन क्या कर रहा है विद इन द मार्केट. अगर हम देखेंगे कल का दिन जो था काफ़ी फ्लैट रही थी मार्केट. 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट नीचे, एंड देन इवेंचुअली इट सेटल्ड समवेयर एट ऑलमोस्ट नो क्या कहते हैं no change in the index. 34 points का change आया था, which is a flat index. I think everyone's very focused on के रमज़ान के आखिरी दिन आराम से गुजरे हैं. Everyone has different priorities. And ऊपर से we're waiting because एक हफ्ते का gap जो आना है in the market, people probably weren't very keen on taking strong positions आज. तो सबसे बड़े जो contributors थे वो थे UBL, हपको, MCB, मीज़ान बैंक, हाइनून, MTL, और नेगेटिव contributions थी pretty consistently. पिछला पूरा हफ्ता आपके फौजी फर्टिलाइजर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, सिस्टम्स ने फिर से दिया. PPL took a bit of a correction, हालांकि PPL रैली कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, एंड मारी पेट्रोलियम एंड बैंक अल-फला. अदर देन दैट सुई नॉर्दर्न एज वेल एंड नेशनल बैंक पाकिस्तान. So on Thursday, the last trading day, the market was a little dull, range-bound थी, and closing सिर्फ 34 points positive थी. If I can have the third chart, so we can talk about the support and resistance. Okay, तो with this chart, of course, आप लोगों को पता है, जो लोग हमारे regulars हैं, जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि आप रोज़ हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं. ये वो चार्ट है जहाँ से हम essentially मार्केट को जूम आउट करके उसकी देखते हैं कि उसकी ट्रजेक्ट्री कहाँ जा रही है. वी एनालाइज द टेक्निकल साइड ऑफ इट. हम अपने इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और हम स्पेशली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स गेज करते हैं. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज बहुत दफ़ा ना स्पेशली जो आपके नए इन्वेस्टर्स होते हैं, people who don't have that much time experience in the market, तो आपके जाहिर सी बात है you end up having cold feet when it comes to the market. So what ends up happening is, for example, आपकी market इस trajectory में जा रही है, right? तो अब market जब up trend में होती है वो consistently green candles नहीं देगी, वो रोज़ नए highs नहीं बनाएगी, because naturally market index increase होता है, लोग profit taking करते हैं, फिर वो increase होता है, profit taking करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप गेज कर रहे होते हैं कि आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है मार्केट की, राइट? तो एसेंशियली अगर फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइस इज के फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल पे खरीदा, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप बाइंग हाई एंड सेलिंग लो. द एग्जांपल आई एम गिविंग यू गाइस, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ खरीदा, एक स्टॉक था ₹120 का, यू बॉट इट हियर, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग होते 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 यहाँ आ गई,
नाउ योर इन्वेस्टमेंट इज एट 100 रुपीज़। अब क्या हुआ, आपने बोला ओ नो, इससे पहले कि और गिरे मार्केट में तो बेच देता हूँ। वहाँ से क्या हुआ, यहाँ चढ़ते 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 आपका वही स्टॉक जो 120 से 100 रुपये पे आ गया, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, आप एनालिसिस कर चुके थे। सो बिकॉज ऑफ दैट इट केम ऑल द वे अप टू 140 रुपीज़, लेकिन यू आर नो लॉन्गर इन्वेस्टेड। सो अ बेटर टेक्निक, अगर आप एक हाई प्राइस से बाय कर चुके हैं, और स्पेशली ऑलवेज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ठीक है, सट्टा करने हम नहीं आते इस मार्केट में, वी डोंट बिलीव इन दैट, वी बिलीव इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज टू बिगिन विद। तो व्हाट यू कैन डू जब मार्केट गिरती है इज़ यू कैन एवरेज आउट योर इन्वेस्टमेंट्स। जब एवरेज आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसकी फेयर वैल्यूएशन है 150 रुपये, मैंने उसे खरीदा 130 रुपीज़ पे, अब वो जब 100 रुपये पे गिरी है, मैं और खरीदी, मुझे पता है किसी ना किसी पॉइंट पे द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड एंड एवरीवन विल बी लाइक ओके दिस इज डिस्काउंटेड प्राइस, ये अपनी नेचुरल प्राइस पे आ जाएगी, राइट। तो what will end up happening is कि मैं 130 भी मैंने खरीदा और 100 रुपये भी मैंने खरीदा। Now that brings my average if I bought equal amount at 115, तो जब वो 150 पे जाएगा I will make more profit. So rather than कि जब मार्केट गिरती है और आपका एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप उसको बेचने के बजाय buy more at this level, अपना एवरेज नीचे लाएं, it's going to give you a better chance for profit sooner than just waiting for the market to come back here, which is where you'd be at आपका neutral ground, you will be at zero loss, zero gain, and then making profit here. अगर आपने यहाँ खरीदा, आपका एवरेज यहाँ बनेगा, and then you will be in profit all the way up to this area. So essentially अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं in the market, we are at a good support level. हमारा जो resistance level आती है वो of course अब बन गई है at 118,300 points, and other than that at 119,500 points तकरीबन. So over there we can see some profit taking after the Eid because of remittances. We might see a bit more of a rally, especially क्योंकि हमारे macroeconomic indicators बहुत strong हुए हैं with circular debt news, with आपकी IMF का bailout, the first tranche of it coming out. फिर IMF has agreed to, instead of 1.3 billion, we're now going to be getting $2 billion dollars, and so that can cause our stock market to go into a bull rally because आपकी इन्वेस्टर सेंटिमेंट बढ़ती है इस चीज़ से, राइट। ऊपर से ब्लूमबर्ग ने अच्छी न्यूज़ दे दी हमें। सो ओवरऑल दिस इज काइंड ऑफ हाउ आई लाइक टू एनालाइज माई चार्ट्स। सर्च अप कैंडलस्टिक्स, हम इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, हम अदर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। सो डू ऑलवेज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स टू डिसाइड कि आपने एंट्रीज और एग्जिट्स कहाँ लेनी है। Coming to our economic insights, breaking news जो इकोनॉमिस्ट और हर पाकिस्तानी को एक्साइट कर रही हैं, ये है कि ब्लूमबर्ग ने आज एक बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशंस। ये सोचिए कि लास्ट क्वार्टर में जीडीपी 1.73% से इंक्रीज़ हो गया। यस, दैट्स 1.73%। लोअर इंटरेस्ट रेट्स और IMF के फ्रेश फंड्स ने इस रिकवरी को essentially aid किया है in kind of giving this boost. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रेट सुन के मतलब हैरानी होगी 45% तक काट दी है रिसेंटली, जिससे बोरोइंग हर किसी के लिए सस्ती हो गई है। लेकिन there's one catch, टैक्सेस, ट्रेड, रिटेल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट ज़्यादातर अनटैक्सड हैं। इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इनफॉर्मल है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि 1.8% नीचे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3% गिरी। सो ग्रोथ एक्साइटिंग है, लेकिन काम अभी बाकी है। ऑफ कोर्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। गवर्नमेंट की साइड पे ये हो रहा है कि द पावर मिनिस्टर अवैस लगारी प्रॉमिस्ड कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जल्दी ही कम होंगे, सस्ती बिजली मैन्युफैक्चरिंग को सुपर चार्ज देगी। पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड्स इशू कर रहा है जो अट्रैक्ट कर रहा है बिग कैपिटल फ्रॉम चाइना। व्हाट अ क्यूट नेम है ना, पैंडा बॉन्ड्स, मैं भी खरीदती। ये स्मार्ट मूव है एसेंशली फंडिंग को डाइवर्सिफाई करने के लिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने और रेड टेप काटने के लिए काम कर रही है। एज फार एज PM हाउस, PM साइड इज़ क्या कहते हैं कंसर्न्ड, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो दुआ कर रहे हैं कि करंट IMF प्रोग्राम इंशाल्लाह आखिरी हो इन पाकिस्तान हिस्ट्री। उन्होंने एम्फोसाइज किया इतना इम्पोर्टेंट है हमारी यूथ को इक्विप करना विद IT, AI एंड वोकेशनल स्किल्स, ताकि वो कन्वर्ट करें हमारी डेट ड्रिवन एग्जिस्टेंस टू इकोनॉमिक डिग्निटी।
This is really important because I think हमारी जो current government है, they've been very responsible as far as हमारी monetary और fiscal policies जाती हैं. They've taken a lot of heat ताकि हमारी short term fixes की जो पाकिस्तान को आदत है, right? That every government comes in, they immediately go into an expansionary policy और वहाँ से interest rates तेज़ गिरना शुरू हो जाते हैं, हालांकि your country is not ready for it. They avoided that. They waited. They wanted to fix the country, fix the economy, ताकि ये चीज़ें because when you go into an expansionary economy, जब आपकी economy is not ready for it, what ends up happening, आपके inflationary pressures बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, and your inflation starts skyrocketing, which is जो 2 और 3 साल पहले हमारे साथ हो रहा था. We are coming toward our last segment. We have one of my favorite people from the industry who's here to speak with us. मैंने सोचा कि आज इनसे request करें कि हमसे बात करें on our last episode for Ramadan because एक हफ्ते का break होगा. I think we are people who जो बहुत similar values share करते हैं when it comes to investing, and this is someone जिनसे मैं हमेशा अपने ideas bounce off करती हूँ. तो to find out who this person is, stay tuned. Break के बाद हम आपको एक guest से मिलवाएंगे who's going to share their insights on the future trajectory of our stock exchange and other capital markets. एक छोटी सी break लेते हैं. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. मैं हूँ मशल खान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्कूप. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं who I like to run my ideas of the capital markets off of. एक ऐसे शख्स हैं जिनका who's very young, लेकिन he has a very youthful, energetic, positive and insightful scope toward the market. I think this is someone who's also fundamentally very strong and technically very strong. One of my favorite personalities in the finance world. हमारे साथ मौजूद है Mr. Shaidal Ismail, who is a passionate capital market participant with in-depth knowledge about our capital markets and our economy. He also works in the financial markets. Shaidal, thank you so much for being with us. Gee, thank you so much for having me today once again on your show. Shaidal, this is our last episode before Eid. अब हम वापस आएंगे after Eid. And so I thought कि I wanted to invite एक ऐसे शख्स on the show जिनका मुझे पता है, मतलब जो भी हमारा show देखते हैं पसंद करते हैं, that they would get a boost regarding our financial markets. So I feel like you're the perfect person for that because आप हमेशा मेरी तरह बड़े excited रहते हैं capital markets के लिए. And I think that's the kind of outlook that we like to keep, especially because macroeconomic indicators हमारे बहुत positive चल रहे हैं फिलहाल. With the IMF news, ऊपर से आज Bloomberg की जो खबर आई है, other than that, कल हमारे साथ एक ऐसे guest थे जो बता रहे थे कि Turkey is a country that has been having similar struggles as us, and they have been seeing Pakistan as a case study. हमने जिस तरह से हमारी government ने inflation को काबू किया है, तो हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है, तो दिस एग्रीमेंट तो हैज बीन रीच्ड, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब what do we do after this? How will we allocate the money? How will this help us? मतलब स्टेप्स बताएं हमारी आवाम को कि why this is important. अच्छा, thank you so much for having me today. देखिए, IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ for the first review ever since we got the $7 billion extended fund facility. अब इस पे हुआ ये था कि in the month of March earlier this month IMF की टीम आई, नेथन पोर्टर साहब हेड कर रहे थे उस मिशन को, और उन्होंने आकर पाकिस्तान में स्टडी किया और आके हुकूमत और गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्हें राब्ते में रहे. उन्होंने पूछा कि क्या सब जो उन्हें कंडीशंस लाजिम की थी पाकिस्तान के ऊपर, all those conditions that they had enforced upon Pakistan, was Pakistan compliant with them? वो हमारे मुख्तलिफ इदारों से मिले, FBR में थे वो लोग, वो आपके प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो मिनिस्ट्री है प्राइवेटाइजेशन, उनके साथ थे. तो उनके साथ जब उन्होंने सारी की सारी नंबर्स देखे और उन्होंने सारी की सारी देखा कि कंडीशंस वर बीइंग मेट, और जो कंडीशंस नहीं वर नॉट बीइंग मेट, उनके पीछे जो पाकिस्तान की हुकूमत ने और इदारों
प्रॉपर रीजनिंग दी कि लेट सपोज अगर हमारा फिस्कल रेवेन्यू, हमारा जो टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात थे। तो वो जब उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई और वो उस पर सक्सेसफुल टीम मान गई कि हमारे पाकिस्तान इस सारी की सारी कंडीशंस पे सक्सेसफुल उतरता है, तो उन्होंने द टीम और पाकिस्तान के साथ एक हो गया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इज पार्ट नंबर 1 ऑफ अ सक्सेसफुल आईएमएफ रिव्यू। अब होगा क्या, इसके बाद अराउंड ये टीम जाएगी वापस। जब भी वापस जाएगी, वहां आईएमएफ का एक ग्लोबल इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठता है, उनके साथ में जाके वो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिसर्च, अपनी जितनी भी सारी की सारी जो चीजें उनको पता लगी वो सामने रखेगी आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने। वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टडीज दिस, goes through it, or they consult with each other, then within 2 to 3 weeks, or maybe it can take up to 6 weeks, historically, they will come up with the decision of whether or not to dispatch Pakistan the first tranche or not. अच्छा, अब एक और मजे की बात याद रखें, पाकिस्तान not only is going to get $1 billion under the $7 billion EFF, but also हमें एक RSF के तौर पर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जो हमारे पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जितने भी डिस्ट्रक्शन हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान को $1 billion मजीद मिलेंगे। So a total of $2 billion Pakistan will get if the executive board, which most likely जब आपका staff level agreement हो जाता है, तो executive board भी मान जाता है, historically speaking. So Shahdil, of course, like अभी, you know, like this is going to give Pakistan's economy a boost. लेकिन in the long run, constantly taking debt आपके international इन सब से, right? Like it's, ये आपकी company के country के लिए healthy नहीं होता, because at some point you do have to start paying back these debts, right? And आपकी economy कितने टाइम तक मतलब बेल आउट्स एक्सपेक्ट करती रहेगी? तो what can be done in the future ताकि we hopefully have this as the last IMF bailout that we ask for? इसका आपको अगर बहुत सिंपल सवाल चाहिए, तो उसका सिंपल सवाल है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। पता है शेदिल, I tell you, मैं आज सोच रही थी एक्चुअली, चल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हैं, बट अदर देन दैट, अगर हम स्पेशली कंसिडर करते हैं कि आवर लार्जेस्ट इम्पोर्ट इज फ्यूल, राइट? हालांकि वी प्रोड्यूस सो मच एनर्जी इन पाकिस्तान, ठीक है, वेयर constantly producing too much. The problem is कि हमारी refineries सिर्फ 20% वो contribute कर पाती हैं to the demand of Pakistan, because we essentially need आपका LNG in this sort, right? So हमारी जो refineries है वो इतनी outdated हैं and they can't meet the demand. तो I believe some time ago एक refinery policy की बात चल रही थी, right? Do you remember? Not some time ago, मेरे हिसाब से पिछले 5 सालों से या 7 रिफाइनरी पॉलिसी कोई है, कोई चीज? Exactly. I think 2019 में, if I'm not wrong, that's when they started talking about a refinery policy, because roughly so, yes. Because my understanding is कि आपकी whether it's PRL, whether it's any of these other companies, right? तो essentially the reason why they're not updating their equipment and their plants के, it's not like कि आपने cement plant को upgrade कर दिया, right? बहुत बड़ा खर्चा है, and they want to see some kind of incentive. तो जब तक उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बिकॉज so far आपका एनर्जी सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड there's fixed profit margins that you can make on it, right? उससे ज़्यादा आप you can't make it. They don't essentially, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही to upgrade. तो why do you think there is so much of a delay in this? I think it's OGRA that it comes under, right? Oil and Gas Regulation Authority. So what can we expect? मतलब don't you think this should be a priority? अच्छा, इसमें सिर्फ ऑगरा के अंदर नहीं आता है। ऑगरा आपकी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपकी पेट्रोल की कीमतें और बाकी चीजों को देखती है। अगर आप देखें, आपका सवाल अगर था रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर कि रिफाइनरी सेक्टर की जो पॉलिसी आनी थी वो क्यों नहीं आई, ए बी पाकिस्तान की जितनी भी रिफाइनरीज हैं, whether be it's some of them are state owned, partially state owned, या or they are privately owned, उनमें अपग्रेड क्यों नहीं हुआ, बी, और सी कि वो पाकिस्तान का जो फ्यूल है, जो पाकिस्तान चीजें बनाता है, जो एक्सप्लोर करके निकालता है तेल, उसके मुताबिक क्यों नहीं है, या हम जो चीप तेल इंपोर्ट कर सकते हैं रशिया से उसके मुताबिक नहीं है, 3 4। तो देखें, सबसे बड़ी बात ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स।
पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही नहीं है। आपने यू हैव फेल्ड टू मॉडर्नाइज विद टाइम, यू हैव फेल्ड टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी विद टाइम, बी, और आपने उसके साथ साथ जो आप लोगों ने जिस देखे, इट्स नॉट ओनली रिफाइनरी सेक्टर, आप एनर्जी सेक्टर उठा के देखें, आप आईपीपीस को देखें, आप डॉलर बैक गारंटीज दे रहे हैं, आप डॉलर में उनको गारंटीज दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई बिजली हम खरीदें या ना खरीदें, इस्तेमाल हो ना हो, आप लोगों को बहुत बिजली बनाए आए, प्लांट बनाए और बिजली हमें प्रोवाइड करें और हम डॉलर में आपको पेमेंट देंगे। यार हमने कोई इसके ऊपर कोई आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, कोई छोटे से भी कारोबारी बिजनेस आदमी को इफ यू टेक, आप उसको कोई चीज एक प्लान बताओ तो सबसे पहले वो बंदा ही बोलेगा कि सर मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी प्रोवाइड कर दें कि whether or not over the years will it be feasible for me to partake in this business decision or not। अब आपका जो सारे के सारा जो सिस्टम है वो आपने उसके ऊपर कोई स्टडी किया नहीं, आपने कोई फिजिबिलिटी बनाई नहीं। माशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म के थिंक टैंक्स है, बट नन ऑफ देम वर कंसल्टेड इन दिस। अच्छा, उसके साथ साथ अब उसके हम रीजनिंग में नहीं जाते कि रीजनिंग क्या था। अगर हम रीजनिंग पे जाएंगे तो हमारा शो किसी और का जो टीवी में शो आता है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, उसमें सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। अब कहानी आती कि हमने करना किया। लाइक आई वाज सेइंग, आपने आईएमएफ की जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी और आईएमएफ के भी ऊपर बात की, तो सबसे पहले आपने बात की, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने मुल्क में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आपने यू हैव टू चेंज हाउ वी हैव बीन परफॉर्मिंग ओवर द इयर्स। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना होने के बराबर है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा इकोनॉमी है, और उस पर ना आप प्रॉपर्ली उनको टैक्स नेट पे ला सके। जिनको टैक्स नेट पे आप ला रहे हैं उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। एक मुझे बताए ना, बेचारा जो एक आम जो एक मिडिल क्लास की जो एक तबका जो आपका होता है, जो एक जॉब करने वाला बंदा, उसके ऊपर आपने इंतहाई बड़े बड़े टैक्सेस लाजिम कर दिए। पहले से ही वाज फाइंडिंग इट हार्ड टू मीट एंड्स मीट, और अब वो इतने बड़े टैक्सेस भी देगा। ना दे टैक्सेस तो एफबीआई उनका सीएनआईसी ब्लॉक कर रही है, किसी का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर रही है, किसी की सिम ब्लॉक कर रही है। तो ये ड्रैकोनियन लॉज जो है, अनफॉर्चुनेटली हम इस लेवल पर आ गए हैं कि वी हैव टू स्टार्ट पार्टेकिंग इन दीज सिचुएशंस, in these things, कि हम यहाँ से कुछ करें, वरना पाकिस्तान का जो सर्वाइवल था अनफॉर्चुनेटली वो that was getting very difficult। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं they deplete। वो डिप्लीट क्यों होते हैं? हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, फ्यूल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। फ्यूल के साथ साथ आप देखें, आप एक ढाबे में, अगर आप एक रोड साइड रेस्टोरेंट में आप माश की दाल, एक कप चाय और आप एक नान, ये सादा से ज्यादा खाना मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हमारा इंपोर्टेड होता है। चाय हम इंपोर्ट करते हैं, दाल हम इंपोर्ट करते हैं, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो जब आपकी सब चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, और उसके साथ चले ठीक है इंपोर्ट करें आप, लेकिन आपके एक्सपोर्ट्स होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे आपने फोकस किया होता, आपने अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर, आपने मुल्क की जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ आपने उनके अच्छी इंसेंटिवाइज किया होता, और वो बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते और ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहे होते। डॉलर इनफ्लो आ रहा होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी इंपोर्ट करना सकते। लेकिन अब इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आपने डाल दी। इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं तो सबसे बड़ी एक मसला बन जाता है, पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ मारी जाती है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। और आपका जैसा सवाल था कि आईएमएफ के ऊपर फ्यूचर की डिपेंडेंसी हम किस तरह रोक सकते हैं, उसी तरह रोक सकते हैं। वन, हम टैक्स कलेक्शन को स्ट्रेंथन करें। हम सिर्फ एक तबके के ऊपर ना सारे का सारा बोझ और वजन डालें, हम जितने और सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी करें। और हम सबको माशाल्लाह से पता है कौन टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स नहीं दे रहा। तो वी शुड स्ट्रेंथन आवर टैक्स कलेक्शन and broaden this tax net। उसके साथ साथ we should focus on an export led economy। export led जो हमारी ग्रोथ होगी ना, टेक्सटाइल, आईटी और काफी सारे और सेक्टर्स में, उस पे अगर हम फोकस करें। आजकल फार्मास्यूटिकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी और कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो बेतहाशा फिनोमिनल ग्रोथ, राइट, फिनोमिनल प्रोडक्ट्स, उसको आप ग्लोबल लेवल पर उनको कंपैरेटिव बनाएं, तो वहां से आपका फॉरेन रिजर्व आपका तगड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको देखिए सर्कुलर डेट आपने कंट्रोल करना है। सर्कुलर डेट जो हमारे एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है 5 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंचा हुआ है। 5 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है, वो आप कंट्रोल करें तो। और आपको सबसे बड़ी बात एट द एंड फिस्कल जरूरत है। तो आप जब इस 3-4 चीजें, अगर मेरा जैसा मैं कहता हूँ, मैं तो बाकी हम पाकिस्तान की जितने भी इकोनॉमिस्ट, थिंक टैंक्स और जो पॉलिटिशियंस हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, उनके सामने मेरी कोई वो नहीं, मैं तो बड़ा छोटा उनके सामने। अगर मैं ये चीजें बोल सकता हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर वो मुझसे 2 हाथ नहीं 5 हाथ आगे होंगे। दे वुड बी नोइंग मच मोर। तो उनकी बातें सुने, उनकी चीजों पे इंप्लीमेंट करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएं। एंड जो लोग क्वालिफाइड हैं उन चीजों के लिए, रादर देन कि उनको
पागल का करार दिया जाए और साइड पे कर दिया जाए, उनकी बातों को सुना चाहिए एंड वी शुड इम्प्लीमेंट दोज. बट द प्रॉब्लम इज ना द इशू विद करप्शन, इसके करप्शन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है. You know what I mean? जब especially someone sitting on higher levels, people sitting on higher levels are involved in corruption, तो फिर नीचे वाला बंदा भी वही देख के सोचता है मैं भी कर लेता हूँ. You know what I mean? तो I think corruption needs to be tackled. There was someone on our show recently जिन्होंने कहा था कि भाई FBR is trying to look at tax collection, सबसे ज़्यादा evasion वही खुद कर रहे बैठे. अच्छा, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ. एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया का अगर आप मॉडल पढ़ें, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ना एक काफी कुछ सालों तक हम ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड ऑपरेट कर रहे थे. पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को ज्यादा वो दिया जाता था कि यार सारी की सारी जो टेक्सटाइल और सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पाकिस्तान के पास आ गया है. तो वी हैड अ जंप स्टार्ट. हमने उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं की, इंडिया ने डेवलपमेंट की, पहली बात. दूसरी बात, इंडिया का टैक्स कलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो नहीं मिलता आपके टैक्स आपके जितने भी लोगों के साथ जिससे टैक्स लेना होता है, जिस बिजनेस से टैक्स लेना होता है. यानी यहाँ तो आपका टैक्स कलेक्शन वाला ऑफिसर सामने जाके बैठ जाता है, हाँ जी भाई बताएं कितना टैक्स देना है, आपका इतना टैक्स देना है, ये मेरे पास चालान है, मैं आपके ऊपर केस लगा दूंगा जी. तो बाकी अकलमंद के लिए इशारा ही काफी. इंडिया में चीज है नहीं. आप वो हटा ही देना. देयर सो मेनी वेज. देखिए, अगर ये चीज मैं आपकी इस शो में आके ये चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर हम थोड़े से दानिश्वर लोगों को पाकिस्तान में बहुत है, इफ वी गेट देम टुगेदर और हम 2 + 2 4 करें, तो आई थिंक वी कैन इजीली कम अप विद one thing also I think is that tax के हवाले से जो नैरेटिव है ना, that also needs to change. For example, बहुत लोग कहते हैं कि This is not me, this is other people saying this कि नहीं सब चोर बैठे हुए हैं तो हम क्यों टैक्स दें. मेरा जो नैरेटिव है ना, तो देख, द वे दैट आई थिंक अबाउट दिस इज़ कि अगर मैं अपना टैक्स नहीं दे रही तो फिर मैं वो हक नहीं रखती किसी से पूछने का कि वो चोरी कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज मैं फिर उससे कोई कम नहीं हूँ. तो फर्स्ट वी नीड टू डू आवर पार्ट एज सिटीजन, और फिर हम उंगलियाँ उठा सकते हैं. उसके बाद आप जितनी उंगलियाँ उठा रही हो टैक्स पेयर. लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हैं ही नहीं और फिर आप बोल रहे हैं ये शख्स ये करता है और ये शख्स वो करता है, तो आई मीन दैट्स जस्ट नॉट रियली फेयर. देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि पॉपुलेशन के जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट आ गया है. वो इस तरह आया कि जब आपकी जो एलीट है वो एलीट रहता जा रहा है और एलीट ग्रो करता जा रहा है, और वेयर आपकी जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, जो बेचारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके दरमियान और एलीट के दरमियान इतना बड़ा डिवाइड आ गया है और वो डिवाइड बढ़ता जा रहा है. तो उनके दरमियान में एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है कि भाई हमारे बच्चों को स्कूल की तनख्वाहें नहीं, स्कूल में दाखिला हम लोग अपने जेब से कराते हैं, स्टेट हमें नहीं प्रोवाइड करता, क्वालिटी एजुकेशन हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइडेड, हमें हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइडेड, हमें सिक्योरिटी स्टेट की तरफ से नहीं प्रोवाइडेड. देखिए, पुअर कंट्री की बात नहीं है. आप अगर देखिए सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टेट का फर्ज होता है. हमारे अगर आप बजट निकाल के देखें तो हम एक तबके को ब्लेम करते हैं कि वो सारा का सारा बजट ले जाता है, बट वो एक नैरेटिव है, वो बजट नहीं ले जाता. आप देखें बजट मेजॉरिटी ले जाता है कौन है? मेजॉरिटी बजट जाता है प्रोविंसेस के पास. आप ऑडिट तो कराएं कि वो जो बजट जा रहा है पीएसडीपी का इतना बड़ा फंड है, तो वो उन पैसों के साथ वो जो कर रहे हैं इतनी ज्यादा जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसका कोई रिटर्न भी है क्या? ये गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है अवाम के ऊपर, उसके ऊपर क्या फिजिबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती? तो ये काफी सारी चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती हैं, और उन सारी चीजों को जब अवाम देखे, अवाम बेवकूफ नहीं है. अवाम को आप पहले बेवकूफ बना सकते थे, बट अब आगे सोशल मीडिया का दौर. अब गिलगित में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट होता है, बलूचिस्तान का इंसिडेंट गिलगित में रिपोर्ट हो रहा है. ये दो कंट्री के एक एक्सट्रीम एंड्स हैं जो कभी भी कनेक्टेड नहीं थे, बट नाउ दे आर कनेक्टेड अंडर 1 मिनट. हमें हर चीज पता चल जाती. तो अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते. अवाम को हर चीजें आजकल पता है. आपकी अवाम अक्लमंद हो चुकी है, तो वो हम जैसे लोग भी तो बैठे हुए हैं उनको हिंट्स देने के लिए.
अब देखें उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मसला बन सकता है, लेकिन जहां तक ये बात है कहने की कि उनको सब पता है, और जब आप लोगों को सब पता है, जब उनको नजर आ रहा है कि यार एक डिवाइड बढ़ता जा रहा है और अच्छे और बुरे का फर्क उनको समझ आ गई है, एंड यू कांट मेक देम, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते, आप उनको इनोसेंट और आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, तो उनका डिस्ट्रस्ट आएगा, तो वो क्यों टैक्स दे। और उसके बाद आप मुझे बताएं ना, आपके टैक्स फैसिलिटेशन आपने फैसिलिटेशन क्या बनाई है आवाम को टैक्स पे करने के लिए? अगर टैक्स पे करती भी आवाम, तो अगर मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं एक बहुत बड़ा पेट्रियट हूँ, मुझे मुल्क में मुहब्बुल वतन हूँ, मुझे मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं टैक्स पे करके क्या पालूंगा, मुझे बताएं। अच्छा, कहीं से मैं मुश्किल से मेहनत करके कोई बड़ा कारोबारी आदमी बनता हूँ, FBI ने तो नैब के मेरे केसेस हो जाने, मेरे लोगों ने मुझसे रिश्वतें मांगने लग जानी है, ये आपके मुल्क के हालात है। तो कोई बंदा कहता है भाई खामोशी से काम करते रहो, रेडार में ना हो। अच्छा, Sherdil, quickly I want to come to a point because we just have a few minutes left on the clock, और I wanted to remind people again, a lot of people ask me, हालांकि I tell people on this show कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट खोल सकते हैं 1000 रुपये के साथ, और आप ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं 5000 रुपये के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उन लोगों के लिए इनको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कहाँ से करें, तो व्हाट्स स्टेप 1 2 3 4 5? बड़ा आसान तरीका है। पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके कैपिटल मार्केट्स में, एक स्टॉक मार्केट है और एक म्यूचुअल फंड है। आप दोनों में अकाउंट खुलवा सकते हैं। गूगल, इंटरनेट आपके पास है, गूगल करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाए, लिस्टेड ब्रोकर्स हैं, उनमें से किसी एक को चूज करें जो आपकी एरिया में हो या जिसका आपने नाम सुना हो, अकाउंट खोलें and start investing। 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, I believe। अच्छा, one thing I also would like to say to people is कि again चलें आपका अकाउंट खुल जाएगा, you'll start investing, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज there's so many different stocks। अब इवन अगर आप हमारा बेंचमार्क इंडेक्स देख लें कि ऐसी 100 हम 100 तो उसमें कंपनीज हैं। अब इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग नए लोगों के लिए। वी तो ऑब्वियसली हैव बिन डूइंग दिस फॉर अ कपल ऑफ ईयर, आप तो पिछले शायद 5-6 सालों से ये चीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो हमें आदत हो गई है लुकिंग एट डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट कंपनीज, राइट? लेकिन लोगों को नहीं शुरू में समझ आता कि वेयर डू वी स्टार्ट, व्हाट्स द फर्स्ट कंपनी यू लुक इनटू? तो आप उससे कुछ बोलना चाहेंगे? इसका एक बड़ा आसान तरीका है जो मैं अपने लोगों को बताता हूँ, दैट इज ऑलवेज बाय अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो कपड़े पहनते हैं वो किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री के होते हैं, वो कोई टेक्सटाइल घर में गाड़ी किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने यहाँ लोकली, आपकी गाड़ी आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की, पीने वाला पानी, घर में जो आपके मसाले होते हैं, उसके बाद आपके जो खाना होता है, इवन जो आपके घर में गोश्त आता है, एक्सेसरीज, मोबाइल्स, कंप्यूटर, IT, इंटरनेट किसका इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए ये सब इसके पीछे कंपनीज हैं। वो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जिस चीज का आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर फार्मर है तो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप अगर लेबरर है या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो आप सीमेंट इस्तेमाल कर, स्टील इस्तेमाल कर, वो सब कंपनीज लिस्टेड हैं, उनकी आप स्टॉक्स खरीदें। आप अगर उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब वो काम की कंपनी है, एंड आल्सो इफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर कि वो कंपनी किस तरह से फंक्शन करती है, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज आप dps.psx.com देखें, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Sweet. Okay, well, Sherdil, with that we have come to the end of our show. तो मैं आपसे इजाजत लूँगी. Thank you so much for being with us. I appreciate it. It's always so nice to have. Thank you. It's always so nice to have ऐसे लोग जो, especially हमारी capital markets के लिए, they are positive when they're speaking about it, and especially वो लोग, you can really tell कि हमारी जो youth है, right? वो बहुत they're much more optimistic for our country's future, हमारा economic future, and with that मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी until next Thursday. Eid Mubarak to everyone, since I will see you after Eid now, and take care of yourself. Always be kind to people. किसी का दिल ना दुखाएं. I shall see you when the capital markets resume on Thursday, the 4th of April 2025. Until then, this is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.